हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल होता है, जो पेपर कटिंग होती है और जो क्लास पीडीएफ होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आपको अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होके डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करने का अपॉर्चुनिटी रहता है। दूसरा, आपको एक लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको डेली बेस के आधार पर पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। इसके आधार पर ना केवल आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करते हैं, बल्कि प्रत्येक टेस्ट के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रीलिम्स में प्रश्नों को कैसे हल करें और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हल करें, किस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग करें, इसके बारे में आपको बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत आपको एक निर्धारित समय में यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है, वो भी बॉटम टू टॉप और यूपीएससी के अप टू मार्क जो डिमांड है उसके आधार पर। चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम से संबंधित है, मेंस से संबंधित है और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाए। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। ये इसका जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वह 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 62,550 में प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो इसमें आपको 1,07,000 का सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये जो चारों चीजें हैं आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में मिलता है। तो फिर आप पूछेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग होता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और यह जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो आपको पर्सनल कोच मिलता है और जो डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज जैसे देश की प्रतिष्ठित और सबसे टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन करने के लिए एक मेंटोर होना चाहिए, जो आपको सही क्या है गलत क्या है आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे और फिर आपको सही दिशा में राह दिखाए। इसके लिए मेंटोर की जरूरत होती है, जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है।
और आप अब जीएस के साथ साथ अकेडमी के ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 24,750 में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन और प्लस ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर और जो जनरल स्टडीज के सेक्शन होते हैं उसमें मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। और अनअकैडमी के द्वारा एक कॉम्बाट की शुरुआत की गई है जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको कई सारे प्राइजेज जीतने का अवसर प्रदान करेगा। तो आप इसमें इनरोल करें। अल्टरनेटिव संडे को ये होती है, तो आप इसमें इनरोल करके बहुत सारे प्राइजेज जीत सकते हैं। और अब जो 2021 के प्रीलिम्स के 6 मंथ रह गए हैं उसको देखते हुए जो है सो अनअकैडमी के द्वारा न केवल 2021 के लिए बल्कि 2022 और 2023 के लिए भी कई सारे कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। इसमें जो 28 दिसंबर को कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उसकी जो विशेषता है, तो इसमें आपको प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन और फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका साथ साथ कराया जाएगा। तो आप अनअकैडमी के 1 या जो 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन है आप उसको लेकर आप अपने जो आपके लक्ष्य हैं यूपीएससी क्लियर करने का आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा 2021 का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, 2022 के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों, और इसी तरीके से बाइलिंगुअल बैचेज भी कई सारे चलाए गए हैं। आप इसमें इनरोल करके सब्सक्रिप्शन लेके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है, तो आप जितना जल्दी हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपको प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन पर ही प्राप्त हो जाए। तो आइए एक बार सबसे सभी लोगों का जो है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि मैं 7 एएम को प्रत्येक दिन स्पेशल क्लास लेता हूँ। तो आप 7 एएम को प्रत्येक दिन इस स्पेशल क्लास में भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए केवल आपको अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उस ऐप के माध्यम से आप मेरे क्लास को 7 एएम में देख सकते हैं। और ये भी क्लासेज जो होती है वो फ्री होती है, आप इसको भी ज्वाइन कीजिए। तो सभी का एक बार स्ट्रैटेजी वाले सेशन जो 2021 और 22 के मेंस की तैयारी की समग्र रणनीति का ये सेशन है, उसमें सभी का स्वागत है। और टॉपिक पर शुरुआत करने से पहले चूंकि आज जो है सो नववर्ष की शुरुआत हो रही है, आज नववर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। और इसीलिए चूंकि नववर्ष है तो हमने चाहा कि क्यों नहीं आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, एक नई ऊर्जा की आप शुरुआत करें। और एक नई शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत हो, इसके लिए मैंने सोचा कि एक यदि आपके पास रणनीतिक सेशन का वीडियो पहुंचा दिया जाए, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। रणनीतिक सेशन का वीडियो आपके पास पहुंचा दिया जाए, यही सोचकर मैंने जो बीच में आपका मेडावल इंडिया का चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया एक आध क्लास के लिए और एक स्ट्रेटजी का सेशन आपके लिए लाया कि आप 2021 में जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, जो 2022 के मेंस दे रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे करनी चाहिए। ऑल ओवर समग्र मेंस की रणनीति पर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस रणनीति से पहले चूंकि आज नववर्ष की शुरुआत है, 1 जनवरी है, 2021 है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इस आने वाले नववर्ष में आप लोगों के लिए वर्ष सफलता का वर्ष हो। आप सभी लोग जो है तो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर अच्छे अच्छे पद को प्राप्त करें और देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और देश और राष्ट्र के उत्थान में अपने योगदान को सुनिश्चित करें। ये हमारे तरफ से ईश्वर से कामना भी है। और चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो हमारा आपकी तरफ से, मेरे तरफ से आपके लिए आशीर्वाद भी है और आप सभी लोग मन लगा कर पढ़ें। एक बार फिर से सभी लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और नववर्ष में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और आपके पास जो भी आपकी डिज़ायर होगी आप उसको फुलफ़िल करने के लिए मेहनत करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएगी। और मैं फिर से कहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना पाएँगे। तो इस नव वर्ष में आज 1 तारीख है, तो सभी लोग जो हैं सो कुछ न कुछ प्रण कीजिए जो आपको इस वर्ष में क्या चाहिए।
क्योंकि जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक कहते हैं ना, लक्ष्य के जो बिना लक्ष्य के समान जो, यदि आपके सामने में लक्ष्य नहीं होगा तो पशु के समान इंसान होता है। तो एक प्रण सबको करना है, या आप ये कह सकते हैं कि आज ये सभी लोग प्रण लीजिए कि क्या इस वर्ष में करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आपको प्रण लेना है। बिल्कुल, यदि आप 2021 के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, तो अब आपको 2021 के लिए खासकर तो समय जो है सो बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुकी है प्रिपरेशन का। तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये आज रणनीति तय कर लेनी है। और पूरी जो रणनीति होनी चाहिए आपकी, वो यूपीएससी पर केंद्रित होना चाहिए। जो 2021 में प्रीलिम्स होगा, जो मेंस होगा, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। उस फोकस में हम लोग आपके साथ हैं। जो भी आपकी डिजायर होगी, जो आपकी इच्छाएं होंगी, जो आप डिमांड करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उस पर खरे उतरने, ये हमारी भी तरफ से होगी। तो आप नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, और नव वर्ष में आज जो रणनीतिक सेशन है, बेसिकली ये मेंस पर आधारित रणनीतिक सेशन है कि आपको मेंस की तैयारी कैसी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में आज आप जान पाएंगे कि सामान्य अध्ययन के सभी पेपर मेंस की तैयारी कैसे करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर ऑप्शनल पेपर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेंस के समग्र तैयारी की बात है तो मेंस में ऑप्शनल पेपर भी होता है, लेकिन पहले हम सभी जीएस के पेपर पर चर्चा करेंगे, और तब यदि समय रहेगा तो फिर हम आपके ऑप्शनल पेपर पर, नहीं तो अगले वीडियो में ऑप्शनल पेपर के लिए भी करेंगे। फिर निबंध की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है सो ये फोन करके पूछते रहते हैं कि सर निबंध के लिए क्या लिखें, कैसे लिखें, समझ में नहीं आता है। तो समग्र में निबंध भी आता है, लेकिन यह भी एक अलग से रणनीति का सेक्शन हो सकता है, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि नए साल में आपके सामने लाएं। फिर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर पीटी के रिजल्ट आने के मध्य तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, और पीटी का रिजल्ट आ जाने के बाद मुख्य परीक्षा तक की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। खासकर देखिए, जो 2021 को टारगेट किया है, तो उसको तो 3 डेट याद होना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स जून में कब देना है, और आपका मेंस कब होने वाला है, और नोटिफिकेशन कब आने वाला है। इस सब को ध्यान में रखकर आपको अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो हम पीटी की तैयारी कैसे करें 2021 में, उस पर भी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। तो जाहिर सी बात है कि जब मेंस की तैयारी करने के लिए जाएंगे, तो तैयारी करने के पहले, या जो तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपके पास होगा। और वो बेसिक चीज़ें क्या है, तो 2013 से लेके 2020 तक मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 2013 से सिलेबस चेंज हुआ है, नए पैटर्न पर यूपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ताकि आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखें, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर आपका प्रिपरेशन चल रहा है, और किस तरीके से हमें करना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन बैंक देखने से मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चन बैंक देखने से मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक देखने से मिलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, तैयारी कहाँ चल रही है। कहाँ कहने का अर्थ है, कहाँ चल रही है, इसका अर्थ है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी चल रही है, अप टू मार्क है, या फिर आप विषयांतर होकर तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक देखने से ही पता चलेगा, जब क्वेश्चन देखेंगे तो। दूसरा चल रहा है कि आपको प्रश्न पत्र देखने से क्या होगा, प्रश्न का स्तर जानने को अवसर मिलेगा। प्रश्न का स्तर जानने को अवसर मिलेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्न का स्तर जानने का अवसर आपको मिलेगा। साथ ही इससे क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये भी आपको इससे जानकारी मिलेगी। आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन बैंक नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें तभी होती है जब आप क्वेश्चन बैंक को ओपन करके देखते हैं, तब आपका तैयारी का डोर खुलना शुरू होता है। क्वेश्चन बैंक जो है ना, एक तरीके से इसको हम लोग डोर कहते हैं, कि यदि आपने क्वेश्चन बैंक को देखना शुरू कर दिया, तो इसका अर्थ है कि आपने विंडो से, डोर से झांकना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से यूपीएससी के लिए रास्ता जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि आपके पास यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का सिलेबस होना चाहिए, और ना केवल सिलेबस होना चाहिए, बल्कि सिलेबस का हर एक यूनिट जो है आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस का हर एक यूनिट याद होना चाहिए।
और जब सिलेबस का हर एक यूनिट याद होगा तो आपके लिए ये कहाँ कहाँ फायदेमंद होगा ये ध्यान में रखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप प्रिपरेशन करें तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है आपके टेबल पर होना चाहिए। आपके टेबल पर होना चाहिए, ये ध्यान में रखने की जरूरत है, आपके टेबल पर होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपको दूसरा इसमें क्या है कि प्रत्येक दिन आपको सिलेबस देखना है। प्रत्येक दिन आपको सिलेबस देखना है कि आपने आज प्रत्येक दिन आपको सिलेबस देखना है। और प्रत्येक दिन सिलेबस इसलिए देखना है कि जब आप रात को यह सिलेबस देखें तो आप यह मूल्यांकन कर सकें कि आज जो आपने पूरे दिन और रात अब तक पढ़ाई की है उसमें आपने क्या किस टॉपिक को कवर किया है ये आपको देखना है। तो प्रत्येक दिन आपको सिलेबस भी देखना है। और तीसरा क्या है कि यदि आपको सिलेबस याद रहेगा, इसका लाभ कहाँ मिलेगा कि जब आप समसामयिकी पढ़ने के लिए जाएँगे, समसामयिकी पढ़ने के लिए जाएँगे, तो समसामयिकी पढ़ने के समय क्या होगा कि यदि आप पढ़ रहे हैं, उसी समय आप अपने दिमाग में यह एक माइंड मैपिंग या माइंड फ्रेमिंग कर सकते हैं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये आपके सिलेबस के अमुक सेक्शन में काम देगा। अमुक सेक्शन कहने का अर्थ हुआ कि जो आप पढ़ रहे होंगे उस सेक्शन से काम देगा। जैसे कि मान लीजिए आप पेपर पढ़ रहे थे और आप उसमें पढ़ रहे हैं भारत-म्यांमार संबंध और आपको पता है कि ये हमारे दूसरे पेपर में काम दे सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन का है। कहीं पर आप मान लीजिए दिव्यांग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दिव्यांग के बारे में पढ़ रहे हैं पेपर में, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये हमारे सोशल इश्यू का सेक्शन है और हमें पहले पेपर के जीएस के मेंस में काम देगा। तो सिलेबस यदि आपको याद रहेगा और बिल्कुल याद रहना चाहिए, तो आप अपने टॉपिक के इर्द-गिर्द ही रहेंगे और टॉपिक से बाहर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, ना तो करंट में और ना ही किसी सब्जेक्ट को पढ़ते समय। सिलेबस के सभी सेक्शन याद रहने चाहिए, मैंने पहले ही कहा और यदि ये याद रहेगा आपको, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। और फिर क्या है कि तैयारी करने से पहले जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो स्रोत पूर्णतः निर्धारित होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ये आपको पूरी तरीके से निर्धारित बीच में स्रोत बदलना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि आप बदल-बदल के स्रोत पढ़ेंगे, तो फिर आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर कोशिश क्या करना है कि सबसे पहले स्रोत निर्धारित हो और ना केवल स्रोत निर्धारित हो, बल्कि बार-बार जिस स्रोत को आपने निर्धारित कर लिया है, बार-बार उसी का अध्ययन करना है। और जब बार-बार आप उसी का अध्ययन करेंगे, तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तभी आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लिख पाएँगे। तो स्रोत पूरी तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर लेना है, वही चीज़ें पढ़ ली है, 2-4 दिन आप उस पर मंथन कर लेंगे, आखिर हमें स्रोत क्या करना है, वो मैं आपको बताऊँगा कि किस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्रोत बिल्कुल डिफाइंड हो, उससे भागना नहीं है और उसी पर रहना है। तो तैयारी की शुरुआत करने से पहले और यदि आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपने देखा मैंने एंशिएंट एनसीईआरटी का लेक्चर लिया, मेडिएवल इंडिया का भी लेक्चर ले रहा हूँ। एनसीईआरटी आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी आपको बताया, फ़र्क ज़रूर आपको महसूस हुआ होगा। तो स्रोत को सही तरीके से पढ़ने की भी ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट स्टेप यही है इसमें कि आपको क्या करना है कि ये 4 चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, आपको ये करना होगा, तो आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ते जाएगी। अब सबसे ज़रूरत क्या है कि जब आप मेंस की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस वर्ष के कट ऑफ कितने गए हैं, इसको ध्यान में रखकर करना होगा। वो पीटी का भी और मेंस का भी। और जब प्रीवियस वर्ष के कट ऑफ को आप ध्यान में रखेंगे, तो ये माइंड में एक एडजस्ट करके चलना होगा कि किस पेपर में आप कितना नंबर ला सकते हैं या कितना नंबर लाया जा सकता है। दोनों प्रश्न। आप कितना ला सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है और कितना लाया जा रहा है, कितना ला सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो 2019 चूँकि अभी 2020 का फाइनल रिज़ल्ट आया नहीं है, जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तभी कट ऑफ आता है। तो 2019 में आप देखिए कि जो जनरल का प्रीलिम्स में था 98 क्वेश्चन था, हम प्रीलिम्स पर भी चलेंगे, उस पर भी। लेकिन अभी मेंस पर हैं तो आप देखिए जनरल का मेंस में 751 कट ऑफ था। तो यदि आप यहाँ पर रहेंगे एग्ज़ैक्टली तो फिर आपका इंटरव्यू कॉल तो हो जाएगा लेकिन फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना कम है। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने-अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे कि 2019 में मेंस में कितना कट ऑफ गया था और फिर फाइनल कट ऑफ जो सबसे जनरल का 961 गया था, 751 आप देख रहे हैं मेंस में कट ऑफ गया था।
तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना होगा कि हमें मेंस में कितना लाना है, इंटरव्यू में कितना लाना है और कोशिश आप कीजिए। देखिए इंटरव्यू जो होता है उसमें आपका हर एक चीज़ नहीं चलेगा, वो दिन आपका होना चाहिए, लेकिन मेंस आपके अपने हाथ में है। मेंस में तो आप जितना मेहनत करके जाएँगे, जितना अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँगे, आप उतना अच्छा लिखेंगे क्योंकि सिलेबस ही का प्रश्न रहता है और यदि सिलेबस पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, तो फिर मेंस में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मेंस में यदि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तो फिर आपका इंटरव्यू यदि सो भी गया तो आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा और यदि मेंस भी अच्छा गया, इंटरव्यू भी अच्छा चला गया तो फिर रैंक लग जाएगी आपकी। तो यहाँ पर रैंक की बात है। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि प्रीवियस वर्षों में कट ऑफ किस तरीके से जा रहे हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना जा रहे हैं, मेंस में इंटरव्यू कॉल कितने पर हो रहा है, फाइनल कट ऑफ कितने पर जा रहा है, ये ध्यान में देखिए। अब आप देखिए कि आपका जो मेंस का पेपर होता है टोटल कितने का होता है। यदि निबंध को भी आप लगा लेंगे तो 1250 का जो होता है आपका वो जीएस और प्लस निबंध और 500 नंबर का जो होता है आपका ऑप्शनल पेपर होता है, यानी कि 1750 में जनरल का कट ऑफ कितना गया है, 751 गया है। यानी कि ये कट ऑफ जो है 50% भी नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि 50% भी जनरल का कट ऑफ नहीं गया है। और अभी की स्थिति में मैं जानता हूं कि जितना यदि आप कुल 52-53% ले आते हैं नंबर मेन से लेकर इंटरव्यू तक, तो आप टॉपर्स के रैंकर में आ जाएंगे, टॉपर्स के रैंकर में आ जाएंगे, टॉपर्स में आ जाएंगे। तो ये ध्यान में ये कैलकुलेटिव अप्रोच तो रखना ही होगा। जब तक आप इन चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे कि पिछले वर्ष कितना कट ऑफ गया था, इस वर्ष कितना जा सकता है, तो कट ऑफ जो होता है ना प्रश्न के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा, क्योंकि यदि सीटों की संख्या घटती बढ़ती है तो उस हिसाब से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा कैटेगरी वाइज, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन फिर भी यदि प्रीवियस वर्षों के कट ऑफ आपके ध्यान में हैं, तो फिर आप उसको ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति तय कर सकते हैं कि आपको किस पेपर में कितना लाना है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि 751 जनरल का कट ऑफ गया है इंटरव्यू के लिए और 961 फाइनल कट ऑफ गया है, यानी ये लोएस्ट होगा, इसके ऊपर जो रहा होगा उसी का हुआ होगा, इसके नीचे वालों का नहीं गया है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए और कैसे। तो सबसे पहले प्लान है स्ट्रैटेजी फॉर ए आईएएस मेंस एग्जाम। तो सबसे पहले आईएएस मेंस एग्जाम के लिए आपको प्लान करना है और प्लान में क्या होगा ये आप तो पहले मैंने बताया। गो थ्रू मेन एग्जाम सिलेबस। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले आपको मेंस के एग्जाम के सिलेबस को पूरी तरीके से 2-4 बार देखना है, समझना है, उसको माइंड में एडजस्ट करना है और पूरी तरीके से इसको रट जाना है। एक तरीके से इसको कहेंगे रटाफिकेशन की, रट जाना है मेंस के सिलेबस को, ये ध्यान में रखना है। गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने पहले ही बताया था कि 2013 से लेके 2020 तक का क्या होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र होना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र रहेगा उससे आप क्या बेनिफिट प्राप्त करेंगे ये भी मैंने आपको बताया। चूज योर रीडिंग मटेरियल, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बार-बार मटेरियल चेंज नहीं करना है, एक ही मटेरियल को बार-बार पढ़ना है। रीड करंट अफेयर्स डेली, यानी कि जो समसामयिकी है मेंस के परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, अभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल है कि यदि आप अच्छे से करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करके जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो एक दिन की बात तो नहीं है कि आप एक दिन में पूरा कर लेंगे, तो डेली आपको करंट अफेयर्स अपडेट रखना चाहिए और कम से कम डेली आप करंट अफेयर पर 2 से 3 घंटे का समय आपको देना चाहिए। फिर है कि सेलेक्ट स्टडी इन हाई स्कोरिंग टॉपिक, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक को आप सेलेक्ट करें, करना है आपको जो मैं बताऊंगा कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, अच्छा से लिख सकते हैं और उस पर अच्छा मार्क आप अचीव कर सकते हैं। फिर आपको खुद अपना नोट्स बनाना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि जब हम लोग क्लास ले रहे हैं तब भी आप नोट्स बनाते जाइए, आपका नोट्स बनता जाएगा और खुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ बुक जो आप पढ़ रहे हैं उस बुक को रीड कर करके आप पॉइंट फॉर्म में अपना नोट्स बना लें। क्योंकि यदि आप अपना नोट्स बना लिया या हम लोग जो बताते रहते हैं आप उसका नोट्स बना लेंगे, तो पीटी के समय में भी आप अधिक से अधिक पेज को रिवीजन कर पाएंगे और मेंस के समय में भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पर भी 10 टॉपिक को रिवीजन कर पाएंगे। तो आपका अपना नोट्स जरूर होना चाहिए। फिर प्रैक्टिस राइटिंग आंसर करना है, यानी कि राइटिंग का जो आंसर है, आंसर प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप कितना जानते हैं ये बहुत मायने नहीं रखता है, बल्कि आप जो जानते हैं आप उसको कितने सुंदरता से अपने कॉपी पर उतार लेते हैं, ये चीजें मायने रखती है और वही आपको नंबर दिलाएगा।
आपके पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुरूप आप नहीं लिख पाए, तो फिर तो कई सारी समस्याएँ हो जाती है। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बट आपको नंबर नहीं मिलता। उसका रीज़न यही होता है कि आप अपनी जानकारी को जो स मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर आपके पास 5000 की जानकारी 5000 शब्दों की जानकारी है, बट मेंस में तो आपको 150-200 शब्दों में लिखना है। अब वो 5000 शब्द की जानकारी आप 150-200 शब्दों में लिखेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो डेली क्या करना चाहिए कि कम से कम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन डेली लिखिए और उसको आप अपने सीनियर से खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो प्रश्न का डिमांड है, तो खुद आप अपना जो है सो कॉपी चेक करने वाला खुद बन सकते हैं, सीनियर से करा सकते हैं, हम लोगों से करा सकते हैं और उसमें जो सुधार होगा, वो आपको प्योरिटी की ओर ले जाएगा। तो सुधार एक सतत प्रक्रिया है, आंसर राइटिंग एक दिन में 100% परफेक्ट हो नहीं जाएगा। आप जैसे-जैसे करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको खुद लगेगा कि आप ऑन द वे हैं और सिविल सर्विसेज की ओर आप निकल रहे हैं। और माइंड योर हैंडराइटिंग, आप अपने लेखन शैली पर भी ध्यान दें। तो ये जो 9 पॉइंट है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए बेसिक पॉइंट है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप इसको नोट कर लेंगे और इसका जो क्या-क्या फ़ायदा होगा, जो सिलेबस का, सिलेबस के रहने का, ये हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले क्या है कि आपने देखा है कि मेंस में जो जनरल का कट ऑफ गया है वो कितना गया है 751 और फाइनल जो कट ऑफ गया है जनरल का वो कितना गया है 961। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस पेपर में आपको कितना नंबर लाना चाहिए और आप ला सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है, जो सभी पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पर जो निर्धारित अंक 250 होता है, आप इसमें जो है सो कम से कम यदि कोशिश करेंगे सामान्य अध्ययन, क्योंकि इसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सोशल इश्यू का सेक्शन होता है, तो इस पेपर में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 110 नंबर से लेके 120 नंबर के बीच आपको लाना चाहिए। और मैं दोनों का एवरेज लगभग निकाल देता हूँ, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप इस पेपर में कम से कम 115 नंबर लाएँ। 115 नंबर लाना इस पेपर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से लाया जा सकता है। आपको लगेगा कि आप टीचर हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ लाया जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्शन होता है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल होता है। आप यहाँ पर पढ़ के जाएँगे सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होता है और थोड़ा-सा थ्योरेटिकल होता है, यदि आपके थ्योरेटिकल सेक्शन पर पकड़ है, तो एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। सोशल इश्यू का एरिया डिफाइंड होता है, थोड़ा-सा इसमें करंट का इनपुट आ जाता है, तो यहाँ पर इतना नंबर लाया जा सकता है। तो दूसरा पेपर है, यह भी क्या है आपका 250 नंबर का है और जो 250 नंबर का यह पेपर है, तो यहाँ पर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 100 नंबर से लेके 110 नंबर के बीच ला सकते हैं। और 100 नंबर से 110 नंबर के बीच, तो आपको यहाँ भी मैं बीच का एक उपाय देता हूँ, आप यहाँ पर 105 नंबर लाइए। तो ये भी कोई बहुत नंबर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन का एरिया होता है, जिसमें फैक्ट की कोई गुंजाइश नहीं, जितना एनालिसिस करेंगे, जितना आपकी करंट पर पकड़ होगी, जितना चीज़ों की समझ होगी, उतना लाएँगे। उसी तरीके से इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था का पक्ष होता है, बिल्कुल अप्लाइड सेक्शन होता है, सोशल जस्टिस का होगा, तो बिल्कुल अप्लाइड सेक्शन होता है, आप इतना नंबर ला सकते हैं। पेपर 3 जो ये भी आपका 250 नंबर का होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो, इसमें इकोनॉमिक्स का है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है आपका, आपदा प्रबंधन है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। तो यहाँ पर भी जो है ना सो आप कोशिश करें कि चूँकि थोड़ा इकोनॉमिक्स टफ होता है, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों को लगता है, तो यहाँ पर भी आप 90 से लेके 100 नंबर के बीच ला सकते हैं, 110 नंबर के बीच। और यदि 90 से लेके 110 नंबर के बीच ला सकते हैं, तो मैं यहाँ पर केवल 100 नंबर निर्धारित करता हूँ कि यहाँ पर इतना आपको लाना चाहिए। और पेपर 5 जो एथिक्स होता है, इसमें बहुत नंबर आता है। यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं कि 110 से लेके 120 नंबर तक लाएँ और यहाँ पर भी आप 115 नंबर लाने का प्रयास करें। तो देखिए इतना नंबर यदि आप लाएँगे, बहुत नंबर नहीं है, क्योंकि इतना नंबर लोग लाते हैं। फर्स्ट पेपर में तो मैंने 140 145 नंबर तक देखा है। एथिक्स पेपर में जो पिछले साल के टॉपर हैं, आप उनका नंबर जाके देखिए कितना नंबर मिला है। तो एथिक्स के पेपर में भी अच्छे नंबर आते हैं। और निबंध जो 250 नंबर का है, तो यहाँ पर यदि आपकी लेखन शैली अच्छी है, सोच अच्छी है, चीज़ों को लिंक करने की क्षमता बेहतर है और वो करनी ही होगी, तो इस 250 नंबर में आप आराम से जो है, आपको कोशिश करनी चाहिए और इतना नंबर आप ला सकते हैं। आप 140 नंबर लाइए। यहाँ पर हमने देखा है 176 नंबर, 170 नंबर तक भी गया है।
130 140 के बीच तो जरूर आपका नंबर होना चाहिए। मैंने 10 नंबर ज्यादा दिया है यहाँ पर, जबकि ऊपर में मैंने कुछ कम नंबर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर दिया है। 130 नंबर तो कम से कम होना चाहिए। जब 200 नंबर का आता था तब हम लोग 130 नंबर उठा लेते थे निबंध में। अभी तो 250 नंबर का है तो 140 नंबर तो आपको आना चाहिए, कम से कम 130 आना चाहिए। और फिर आपका ऑप्शनल पेपर जो 500 नंबर का होगा, इस ऑप्शनल पेपर में भी क्या होना चाहिए कि आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 290 से लेके 310 के बीच हो। और 290 से लेके 310 के बीच हो तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 300 के आसपास आपका नंबर आ जाए। अब आप इस टोटल नंबर को यदि कैलकुलेट करेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 500 कितना हो गया, 5 3 800 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 15 5 20, 20 15 35, 35 और 40 कितना हो गया आपका, तो 35 40 35 दूनी 70 5 75, यानी 875 नंबर हो गया। तो सीधे आप कहाँ पर हैं, 751 नंबर कट ऑफ से आप 100 नंबर ऊपर हैं। यदि इतना नंबर आप मेंस में ले आते हैं तो 110% है कि आपका सिलेक्शन होगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। यदि बहुत बुरा नंबर आपको इंटरव्यू में मिलता है, मान लीजिए बहुत बुरा नंबर मिलता है, यदि आपको 90 नंबर मिलता है इंटरव्यू में, तब भी 5 10 7 16 और 8 1 9 965 नंबर आता है, 961 पर आपका यहाँ पर देख रहे हैं कट ऑफ गया है। तो ये तो बहुत ही वर्स्ट हो गया कि आपको 90 नंबर मिल गया। लेकिन यदि आपको 875 नंबर आया है मेंस में, 870 नंबर आपने प्राप्त किया है मेंस में, मान लीजिए 870 ही हम रखते हैं, 5 नंबर और कम कर दिया, निबंध में मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया। यदि आप 870 नंबर लाते हैं और जो आपका इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में 275 नंबर में से यदि आप 180 के आसपास नंबर ले आए, क्योंकि हिंदी माध्यम में है तो 180 190 बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। यदि आप 170 180 नंबर ले आए तो 0 8 7 15 और 8 1 9 1 10, 1050 नंबर, मैंने पहले ही कहा था कि आप टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यूपीएससी में टॉप करना बहुत कठिन काम नहीं है, ये हिंदी माध्यम के छात्र भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने कैलकुलेटिव अप्रोच आपको बताया है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और इसी को टारगेट अंक को आपको ध्यान में रखना। होल अंक तो आपको पता ही है कि किस पेपर में कितना अंक है, लेकिन आपका जो टारगेट अंक है, ये टारगेट अंक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको कितना लाना है, ये ध्यान में होना चाहिए। और ये ध्यान में रहेगा, सिलेबस आपका ध्यान में रहेगा, तब आप देखेंगे कि आपका प्रिपरेशन कितना तेजी से आगे निकलते जाता है। तो ये कैलकुलेटिव अप्रोच जो है ना आपके पास होना चाहिए, ये आपको ज़हन में रखना है। और इसमें से 1 2 5 नंबर आगे पीछे जा सकता है, किसी पेपर में यदि आप कम लाएँगे तो किसी में आप अधिक भी लाएँगे। तो ये एक एवरेज नंबर हमने इस तरफ लिख दिया है और यहाँ पर 140 दिया था तो फिर यहाँ पर मैंने 5 नंबर कम भी कर दिया। ऑप्शनल पेपर में भी मैंने बहुत 300 नंबर दिया है, 500 में कोई ने बहुत टारगेट नहीं दिया है। तो अब आपको इसी नंबर को ध्यान में रखते हुए कि इस पेपर में आपको इतना नंबर लाना है, इस पेपर में इतना नंबर लाना है, आपको प्रिपरेशन करना है। तो अब आप देखिए मैं पेपर वाइज आपको बता दिया है कि कहाँ पर कितना नंबर लाना है और इसके लिए अब आपको क्या-क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या है। तो देखिए मोटे तौर पर क्या है कि पूरे टॉपिक के हर एक पेपर का सिलेबस लिख कर लाना संभव नहीं, क्योंकि आपके पास होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। पर जो फर्स्ट पेपर है आपका उसमें आपका शामिल क्या है, तो भारत एवं विश्व का भूगोल शामिल है। दूसरा, विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। उद्योगों का स्थानीयकरण शामिल है। भारत एवं विश्व का इतिहास है, तो विश्व का जो इतिहास है वो 18वीं शताब्दी के बाद का इतिहास है। भारतीय कला एवं संस्कृति है और सामाजिक समस्याएं। ये मोटा मोटी यदि आप समझेंगे तो आपके फर्स्ट पेपर का क्या है, सिलेबस है। अब यहाँ पर तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि जब भी आप जीएस को तैयार करें तो चारों पेपर एक साथ आपको प्रिपरेशन नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। अभी जैसे आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और यदि 2021 आपका टारगेट है और जनवरी का महीना आ चुका है, तो अभी आप कुछ दिनों के लिए मेंस और पीटी दोनों साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन जो जनवरी और फरवरी बीत जाएगा तो उसके बाद आप पूरी तरीके से पीटी पर कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको स्रोत निर्धारित कर लेना है कि आपको स्रोत क्या पढ़ना है। तो स्रोत में इस पेपर में सबसे पहले क्या है कि इतिहास के लिए आपको स्रोत निर्धारित कर लेना है। और इतिहास में मैं मानता हूँ कि जो हम लोग लेक्चर लेते हैं,
तो आप लेक्चर का यदि नोट्स बना लेंगे, हम लोगों के लेक्चर का नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, ये सफिशियंट होगा यदि आपने लेक्चर का नोट्स बना लिया होगा। ये इतिहास के साथ भी, ये भूगोल के साथ भी है कि यदि इतिहास और भूगोल में हम लोगों के लेक्चर का नोट्स बना लेंगे तो वो कंप्लीट, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। और इसी तरीके से जो कला और संस्कृति का है, तो कला और संस्कृति का भी यदि अनअकैडमी के शिक्षकों का आपने देखा है तो उनका आप नोट्स बना लीजिए। और इसी तरीके से जो सोशल इशू है, सामाजिक समस्या है, तो अनअकैडमी के 2-3 टीचरों का आप सोशल इशू देख के आप उनका नोट्स बना लीजिए। तो एक तो क्लास लेक्चर का आपके पास नोट्स होना चाहिए जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ज्यादा स्रोत नहीं करना है। एक दूसरा आपको क्या करना है, इतिहास है तो इतिहास का जो 11th क्लास है और जो 12th क्लास है, इसकी आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए। और मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री और जो मेडिवल हिस्ट्री कराया उसका बिल्कुल सफिशियंट है, उसके बाहर तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, और एनसीईआरटी से भी मैंने ऊपर आपको मटेरियल दे दिया है। तो आप यदि उस दोनों वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए काम की चीज़ हो जाएगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी, इतिहास की आपको कर लेना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मध्यकालीन भारत है और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वहाँ से कला और संस्कृति का ही प्रश्न आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो प्राचीन भारत है और प्लस जो मध्यकालीन भारत है, तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इन दोनों सेक्शन के लिए आप एनसीईआरटी रख लेंगे जो रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा वाली है। और एनसीईआरटी के साथ साथ इस कला और संस्कृति को मूल रूप से आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर आप नितिन सिंघानिया को रख सकते हैं, नितिन सिंघानिया को रख सकते हैं पुस्तक के रूप में। और स्पेक्ट्रम की भी अच्छी बुक होती है तो आप स्पेक्ट्रम को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 3 स्रोत होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और सामाजिक इशू तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप यदि किसी के लेक्चर को देख के नोट्स बना लिया है और उसको करंट के हिसाब से अपडेट करते जाए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और इतिहास में क्या है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आपको सबसे पहले क्या देना चाहिए, प्राथमिकता एनसीईआरटी को प्राथमिकता देना। एनसीईआरटी और प्लस जो नोट्स है उसको आप प्राथमिकता देंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो क्या है, हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न इंडिया है। तो मॉडर्न इंडिया में आप मूल रूप से 2-3 सेक्शन पर फोकस करेंगे, या 2-3। एक तो जो बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी है वो बहुत ही सुंदर पुस्तक है, तो बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी जो मैंने पहले भी समग्र एनसीईआरटी जहाँ पर जिक्र किया वहां पर चर्चित है। और दूसरा आप बिपिन चंद्र की जो फ्रीडम स्ट्रगल की बुक आती है, बिपिन चंद्रा की हमारा स्वतंत्रता संघर्ष, तो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष का जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है जिसमें 1857 से शुरू है वो। और चूंकि आपको आजादी के बाद का भी भारत पढ़ना है, तो आजादी के बाद का भारत भी बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी की जो पुस्तकें आती है वो आप पढ़ेंगे। इससे ज्यादा फर्स्ट पेपर के लिए स्रोत नहीं होना चाहिए। और देखिए मैंने पहले भी कहा ना कि इस पेपर में क्या है कि ये पेपर जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है, स्टैटिक है, चेंज होने वाला नहीं है। भूगोल का फिजिकल भूगोल बहुत चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन और उद्योगों का स्थानीयकरण है, ये दो जो है ना मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल में। और आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष इंडस्ट्रियल लोकेशन पर प्रश्न 2 आया है और प्राकृतिक संसाधनों पर आया है और आगे भी आएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है ना कि जब आप सिलेबस देखते हैं, क्वेश्चन बैंक देखते हैं, तो आप की एरिया को पकड़ लेते हैं कि आखिर कौन से एरिया पर यूपीएससी अधिक फोकस कर रहा है, हमें कहाँ करना चाहिए, इसलिए। तो ये 2 टॉपिक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विश्व इतिहास का भी लेक्चर दे के एनसीईआरटी पढ़ के यदि आप उसका नोट्स बना लेते हैं अपना, तो फिर आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। क्योंकि आपको अधिकतम कितना लिखना है यूपीएससी में, 200 शब्दों में लिखना है। किसी भी प्रश्न को 200 शब्द से ज्यादा वाले तभी आ ही नहीं रहे। तो इतना लिखने के लिए 50 पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्या है कि कम चीजों को अधिक बार पढ़ने की जरूरत है, ये ध्यान में रखेंगे तो ये आपका स्रोत होगा, इससे आप बाहर नहीं जाएंगे। अब इसको क्या करना है कि इसका नोट्स बना के आपको रिवीजन करने की जरूरत है, बार बार रिवीजन करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। जो सेकंड पेपर है आपका जनरल स्टडीज का, तो इस पेपर में भी मैंने मोटे मोटी लिख दिया है कि सब भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान आपका शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सोशल जस्टिस जो है वो आपका इसमें शामिल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि समसामयिकी आधारित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है कि समसामयिकी पर आधारित होता है, और जाहिर सी बात है कि समसामयिकी पर आधारित होता है, तो इसके लिए आपको करंट पर अधिक फोकस करना होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है अंतर्राष्ट्रीय, उसका बेसिक समझ भी आपको होनी चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो बेसिक समझ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या होना चाहिए कि ये करंट बेस्ड होता है, इसमें बहुत ट्रेडिशनल नहीं, लेकिन करंट बेस्ड को समझने के लिए आपको उसकी बेसिक समझ होनी चाहिए। और बेसिक समझ के लिए जो एक एनसीईआरटी आती है, वो पुरानी एनसीईआरटी है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौती, भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौती, ये यदि आपके पास लोकतंत्र के समक्ष चुनौती, यदि ये आपके पास एनसीईआरटी है, तो आप इस एनसीईआरटी को पढ़कर इस पर बहुत सारा बेसिक समझ को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए, और बेसिक क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है कि समसामयिकी पर इस पर फोकस करना है, और अब जो टॉपिक है उसको पढ़ के नोट्स को अपडेट करते जाना है। और इंटरनेशनल रिलेशन में मैं यहाँ भी कहूँगा कि आपने अनअकैडमी के किसी शिक्षक का यदि वीडियो देखा होगा, तो उस लेक्चर को देख के आप अपना नोट्स बना लीजिए। लेक्चर को देखकर आप नोट्स बना लें, देखकर नोट्स बना लें। और इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो नोट्स होता है वो 1 साल के बाद आपके लिए क्या हो जाएगा, इर्रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन बेसिक चीज़ें तो वही रहेगी। तो यदि आपका बेसिक तैयार है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक साल करंट को अपडेट करके आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन वाले प्रश्न को आसानी से लिख सकते हैं। उसको भी आप सेक्शन में बाँट सकते हैं, भारत का जो बायलैटरल पॉलिसी है उसके साथ, भारत और जो मेजर पावर है उसके साथ, और भारत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके साथ। तो इस तरीके से यदि इंटरनेशनल रिलेशन को आप 3 सेक्शन में बाँट लेंगे, सबसे पहला हो जाएगा भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत का पड़ोसी, यदि आपको बेसिक समझ है तो उसके बाद भारत का पड़ोसी देशों के साथ, तो एक ये सेक्शन बना लीजिए। और जब भारत का पड़ोसी देशों के साथ कर लेंगे, तो इसमें कौन-कौन सा हो जाएगा, भारत का नेपाल के साथ हो जाएगा, भारत का म्यांमार के साथ हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, श्रीलंका के साथ है, और थोड़ा सा जाएंगे तो मालदीव सबको कवर कर लेंगे इस रूप में। और भारत और मेजर पावर के अंतर्गत करेंगे तो जैसे यूएसए हो जाएगा मेजर पावर में, फ्रांस के साथ देख लेंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ यानी जर्मनी के साथ देख लेंगे, ब्रिटेन के साथ देख लेंगे, इजराइल के साथ देख लेंगे, इस तरीके से देख लेंगे मेजर पावर के साथ। और फिर संगठन के साथ देख लेंगे भारत और संगठन, तो भारत यूएनओ हो जाएगा, भारत ब्रिक्स हो जाएगा, भारत आसियान हो जाएगा, भारत जो है सो सार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप कर लेंगे ना, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर अच्छे उठाए जा सकते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो संविधान और राज्य व्यवस्था का सेक्शन है, तो इसमें भी क्या होता है कि आप कहेंगे कि मूल रूप से जो मेंस का प्रश्न होता है, यहाँ पर भी समसामयिकी आधारित होता है। यहाँ पर भी बहुत ट्रेडिशनल नहीं होता है, समसामयिकी आधारित होता है। 1 साल का यदि आपने मेंस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ लिया है खूब अच्छे से, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक सभी का सेक्शन, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो समसामयिकी का आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक का जो एनसीईआरटी है, उस 12 क्लास की एनसीईआरटी को खूब आप अच्छे से पढ़ें और उसका नोट्स बना लें। और यदि ये नोट्स आपका बन गया, तो आपका पीटी का भी बहुत बड़ा एरिया कवर है, और मेंस का तो आप समझ लीजिए कि 50% आपका कवर है। और जब 6 से 12 तक का आप कवर कर लिया है एनसीईआरटी आधारित, तब आप लक्ष्मीकांत का यदि आप बुक पढ़ना तो लक्ष्मीकांत को पढ़ें, और इसमें जहाँ कहीं भी टेक्निकल है या टाइपिंग एरर है, उसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद संसद पर आधारित प्रश्न के क्वेश्चन के लिए आप हमारी संसद सुभाष कश्यप की आती है, तो सुभाष कश्यप की हमारी संसद को भी आप यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। और सोशल जस्टिस तो बेसिकली करंट आधारित होता है, तो वो आप करंट और जो टॉपिक है उसको एक बार आप नोट्स बना लेंगे इन छोटे छोटे टॉपिकों का, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका स्रोत है और इसी स्रोत पर आपको फोकस करना है। आईआर के लिए मैंने 3 सेक्शन बता दिया है कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ आप एक सेक्शन बना लीजिए, उस पर काम कीजिए। भारत और वर्ल्ड के मेजर पावर को एक सेक्शन बना लीजिए, उस पर काम कीजिए और भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उस पर काम कीजिए। तो देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका इंटरनेशनल रिलेशन क्लियर हो जाएगा और बेसिक समझ आपको क्लियर कर लेना है पहले। और बेसिक समझ कर लेंगे, इसमें भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौती एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है, उसी को कीजिए। बुक ज़्यादा प्रेफर मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर आप बुक के चक्कर में जाएँगे तो फँस जाएँगे। वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए क्योंकि अनअकैडमी पर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का वीडियो उपलब्ध है। अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं तो आप उनको देख के नोट्स बना लें। और देखिए किताब पढ़ने के लिए जाएँगे तो आप जो चीज़ें वीडियो देख के एक बार में आपको कंक्रीट चीज़ें मिल जाएगी, वो आप 5 बार भी किताब पढ़ के नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने स्पेशल क्लास में मैंने पॉलिटी का जो सेक्शन लिया है, यदि आपने उसका नोट्स बना लिया होगा, तो आपके लिए वो रामबाण का काम कर जाएगा। स्पेशल क्लास में मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ाया था, यदि आपने वो नोट्स बना लिया है तो आपके लिए रामबाण है। और अभी यूट्यूब सेशन में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया है एनसीईआरटी आधारित, मेडिएवल इंडिया पढ़ा रहा हूँ और यदि आपने उसका नोट्स बना लिया तो वो तो आपको ऑप्शनल पेपर में भी काम कर जाएगा। तो बस यही ध्यान में रखना है कि ये स्रोत, इसको बार-बार रिवीजन और लेखन करने का प्रयास करना है। डेली 1-2 प्रश्न आपको हर एक जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको करना है। तीसरा जो पेपर आपके समान अध्ययन है, तो इसमें क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये 4 सेक्शन है आपका। और इसमें भी देखेंगे तो मेजर जो सेक्शन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का है और ये जो तीनों सेक्शन है वो 30 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर आंतरिक सुरक्षा से, कुछ आंतरिक सुरक्षा चूँकि अभी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बनकर भारत में उभर कर सामने आया है, तो उस पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है अर्थव्यवस्था के बाद। फिर आपदा प्रबंधन से 2 प्रश्न आता है, 10-10 नंबर का, 20 नंबर का और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से दोनों पेपर मिला के समसमय इन दोनों से लगभग 60 नंबर का प्रश्न आता है। तो यहाँ पर भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न होता है मेंस में, वो भी आप देखेंगे कि बेसिकली समसामयिकी आधारित होता है। मेंस में करंट अफेयर्स की भूमिका अधिक है, ये ध्यान रखें। समसामयिकी पर आधारित होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि आपको समसामयिकी तभी काम देगा जब आप फंडामेंटल चीज़ों को जानते रहेंगे। यदि आपने फंडामेंटल चीज़ को छोड़ दिया है पूरी तरीके से, तो फिर आपको लिखने में कठिनाई होगी। तो समसामयिकी आधारित, बट आपको और क्या होना चाहिए? परंतु आपको आधारभूत सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए। आधारभूत चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, चीज़ों की जानकारी, और ये होगी ही क्योंकि यदि आप पीटी पास करेंगे और मेंस लिखने के लिए जाएँगे, तो इतनी चीज़ों की जानकारी तो आपके पास हो ही जाएगी। अब इकोनॉमिक्स के लिए आपको पढ़ना क्या है? तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको 9th से लेके 11th तक का जो एनसीईआरटी है, तो 9th से लेके 11th तक के एनसीईआरटी को आप कवर करेंगे, ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी। और दूसरा, आप जो अनअकैडमी पर इकोनॉमिक्स का क्लास लेक्चर है, तो क्लास लेक्चर आप देख कर जो है सो उसका अपना नोट्स बना लीजिए। अपना भी नोट्स क्लास नोट्स बन जाएगा क्लास लेक्चर का। और तीसरा इस पर आपको क्या करना है कि यदि आपको पुस्तक पढ़ने का शौकीन है आप, तो रमेश सिंह की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। ये अच्छी पुस्तक है, आप यहाँ से मटेरियल निकाल कर अपना नोट्स बना लीजिए। देखिए, जब भी मैं कहूँगा कि बार-बार पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप पुस्तकों को 1-2 बार पढ़ लीजिए और उस पर अपना नोट्स बना लीजिए। और इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है कि फंडामेंटल चीज़ तो वही रहेगा लेकिन करंट हमेशा चेंज होते रहता है। तो समसामयिकी पर मेंस के समय अधिक फोकस करना है, आधारभूत चीज़ों की पकड़ ज़रूर रखनी है, ये ध्यान में रखना है। जो आंतरिक सुरक्षा है, ये सिलेबस में टॉपिक पूरी तरीके से डिफाइंड है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस में पूरी तरीके से डिफाइंड है और सिलेबस में जो पूरी तरीके से डिफाइंड है, तो यहाँ पर भी आप टॉपिक वाइज क्या करें कि सबसे पहले नोट्स बना लें। सबसे पहले टॉपिक वाइज, जैसे कि उग्रवाद और विकास के बीच फैलते जो दूरियां हैं, इस तरीके का है। तो जो भी आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक है, आप उसका नोट्स बना लें। सबसे पहले क्या करें, नोट्स बना लें। और आंतरिक सुरक्षा में क्या होता है ना कि ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें नीति आधारित प्रश्न होगा। भारत सरकार के नीति को आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि ये थ्योरेटिकल कम एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा होता है। तो आंतरिक सुरक्षा पर यहाँ पर भी क्या है ना कि समसामयिकी की भूमिका काफ़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी भारत सरकार ने यदि आंतरिक सुरक्षा के संबंध में जो टॉपिक दिए हैं, कोई कानून बनाया है, इंटरनेशनल स्तर पर उसको लेकर कोई कानून बन रहे हैं, कोई चर्चा में है,
तो वो प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटा सा ये एरिया है, इस पर यदि आप एक बार नोट्स बना लेंगे टॉपिक वाइज, जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ, तो फिर ये नोट्स आपके लिए हमेशा हो जाएगा। केवल उसमें क्या करना था आपको कि मान लीजिए इस बार आप नोट्स बना लेते, तो ऐसा नहीं कि वो नोट्स आपके लिए खराब हो जाएगा, बेसिक चीजें तो वही रहेगी। अगले साल उसमें फिर से आपको क्या करना होगा, करंट अपडेट कर दीजिए। इसीलिए जब आप नोट्स बनाए तो साइड में थोड़ा सा क्या करें, स्पेस रखा करें, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड स्पेस रखा करें, ताकि उससे संबंधित यदि कोई चीज आपको मिल गया है तो आप उसको वहां पर अपडेट कर दें। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और आपदा प्रबंधन जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक बार आएगा ही और आना ही है, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेटीज भी इसमें बढ़ रही है। तो 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है ना, उसमें लास्ट टॉपिक जो भारत का भौतिक पर्यावरण का भूगोल है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उस 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो है आपदा प्रबंधन का टॉपिक दिया हुआ, वो अच्छा से कर लेंगे आप तो आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता इसको देंगे। दूसरा, आप यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आप लेक्चर देख के नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही काम हो जाएगा। और इसमें भी क्या है कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर यदि आपदा प्रबंधन को लेकर कोई सम्मेलन हुआ है, कोई नीति बनाई गई है, तो समसामयिकी का रोल यहाँ पर भी आ जाता है। समसामयिकी का रोल यहाँ पर आ जाता है, तो समसामयिकी पर यहाँ भी फोकस। लेकिन जो आपदा प्रबंधन होता है ना, इसका दोनों पक्ष होता है। इसमें आपको सिद्धांत पर भी ध्यान रखना होगा, और सिद्धांत के साथ साथ इसका जो अनुप्रयोगात्मक सेक्शन होता है, अप्लाइड अनुप्रयोगात्मक सेक्शन होता है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि भूकंप, भारत में जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है उसके बारे में आप बताइए, भारत में साइक्लोन प्रोन जोन के बारे में बताना होगा, इसी तरीके से सुनामी जो प्रोन जोन है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप मैपिंग भी आपको करनी चाहिए। ऐसे प्रश्न में क्या होना चाहिए, आपको मैप बना के दिखाना चाहिए कि भारत में साइक्लोन प्रोन जोन कहाँ पर है, सुनामी प्रोन जोन कहाँ पर है, अर्थक्वेक प्रोन जोन कहाँ है, वल्कॉनिक प्रोन जोन कहाँ पर है, लैंडस्लाइड का जोन कैसे निर्धारित है, जो फ्लड है, जो ड्रॉट है, इस तरीके के जितने भी चीजें हैं उस सब में आपको मैपिंग करने की जरूरत होती है। मैप बना के दिखाएंगे, अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 11th क्लास, फिर अपना नोट्स जो एकेडमी पर लेक्चर है तो वो आप देख के नोट्स बना लीजिए, और समसामयिकी को इसमें अपडेट करते रहिए। 11th क्लास में एक बेसिक चीजें आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत। और आगे चलकर मैं भी इंटरनल सिक्योरिटी पर क्लास लूंगा, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ा दूंगा। तो मैं जहाँ पर कलम चला दूंगा उसके ऊपर जाने की कोई गुंजाइश कहीं पर नहीं रह जाती है, इतना मैं जरूर दावे के साथ कर सकता हूँ। और मैंने एंशिएंट भी पढ़ाया और मेडिवल भी पढ़ाया है, आपने उसमें देखा भी होगा। और फिर जो नेक्स्ट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेक्शन है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में बेसिकली यहाँ पर जो है ना प्रश्न अभी जो आ रहे हैं बेसिकली जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक से ही आ रहे हैं। तो आपको इसमें मुख्य फोकस करना है जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक पर। नाम तो एक छोटा सा है लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। जब आप जलवायु परिवर्तन, तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या कारण है, फिर जो है इसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, जलवायु परिवर्तन पर जो कौन कौन सम्मेलन हुए हैं, विश्व के देशों के बीच कहाँ पर जाकर जो स्ट्रैटेजिक जो है सो कन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है ये। तो इस पर काम करने की जरूरत है, इस पर अच्छे से काम कर लेंगे तो ये आपके पीटी में भी देगा और मेंस में भी देगा। तो जलवायु परिवर्तन पर जो है ना, यहाँ पर देखिए किसी एक जगह पर इसका मटेरियल तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि ये, इसके लिए बेहतर होगा कि सबसे पहले आप जो है ना, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो भी सेक्शन है, आप इसमें इग्नू के बुकलेट को यूज कर सकते हैं। इग्नू का आता है 2 बुकलेट, वो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर NIOS का बुक यूज कर सकते हैं, ये 2 यूज कर सकते हैं आप। और इसमें भी मेन रोल प्ले करेगा आपका जो करंट है, वो मेन रोल प्ले करेगा कि जब भी इस पर प्रश्न आया है तो करंट पॉलिसी से जुड़कर आया है, और जो इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा में रहा है तो वहां पर इस पर फोकस करने की जरूरत है। और इस पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर भी जो सिलेबस है, जो पीटी का एरिया है, जो मेंस का एरिया है, दोनों लगभग पर्यावरण में सेम है, तो यहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि स्रोत बहुत ना हो। आप एनसीईआरटी से भी कुछ यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें भी कुछ दिया होगा, लेकिन उतना डिटेल से नहीं है। पर्यावरण के साथ सबसे बड़ी यही समस्या है कि एक जगह इसका कोई मटेरियल कंसंट्रेट नहीं है, एकत्रित और सॉलिड नहीं है, जो मैं आपको बता दूं।
लेकिन फिर भी कुछ इग्नू ये सब और अनअकैडमी के जो लेक्चर हैं उसको देखकर आप अपना नोट्स एक प्रिपेयर कर लें, आप यहाँ पर काम निकाल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो जिस सर्विस की आपकी डिजायर है, तो सबसे पहले एक होता है ना कि आपको उसको पाने के लिए मेहनत करना होगा। सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है कम से कम 10 महीने का सिलेबस है पीटी और मेंस, और 10 महीने का जो ये सिलेबस है रेगुलर 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद ये अच्छे से कवर होता है, ये आप जान लीजिए। आप यदि चाहेंगे कि मैं 2 दिन 4 दिन में ऐसा कर लूँ, संभव नहीं होगा। कंसिस्टेंट कम से कम 1 साल आपको इस पर फोकस करना होगा, और वो कंसिस्टेंटली कम से कम 8 से 10 घंटे तक होना चाहिए, तब आप इंटायर सिलेबस को कवर करेंगे और तब आप अच्छे इसमें प्रदर्शन कर पाएंगे। और चौथा जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है जिसमें नीति शास्त्र है और इसमें कई सारे व्यक्तित्व के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रश्न होता है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको सिलेबस की अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि टॉपिक क्या है। सिलेबस की अच्छी पकड़ होने का अर्थ है कि प्रत्येक टॉपिक यहाँ पर आपको स्मरण में होना चाहिए कि आपके टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक, और यहाँ पर क्या है कि व्यक्तित्व आधारित भी प्रश्न है कि जो भारत के महापुरुष हैं प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक तक, तो व्यक्तित्व आधारित प्रश्न होता है उनके आइडियोलॉजी पर व्यक्तित्व आधारित। और व्यक्तित्व आधारित प्रश्न के साथ क्या आता है कि उनके विचारधारा पर आधारित प्रश्न होता है। तो इन जो भारत के महापुरुष हैं विचारधारा पर आधारित, उनको समझ के इनके आधार पर आप नोट्स डेवलप कर लें तो सबसे ज्यादा बेहतर है। जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनका, विवेकानंद के जो विचार है उनका, जवाहरलाल नेहरू के जो विचार है उनका, रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार है उनका, इसी तरीके से जितने भी महापुरुष सिलेबस में दिए हुए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ के एक बार आप बना लेंगे तो आपका नोट्स बन जाएगा। उसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि गांधी का जो दर्शन था वो उन्होंने दे दिया, प्रेजेंट सिनेरियो के दृष्टिकोण से आपको पूछा जाएगा। तो आपने यदि विचारधारा पर आधारित अपना नोट्स बना लिया है, वो नोट्स बना लिया है, तो नोट्स बना लेने के बाद क्या होगा कि आपको इसको वर्तमान समय में उनके विचार कितने प्रासंगिक है ये ध्यान में रखना होगा। वर्तमान समय में विचारों की प्रासंगिकता, प्रश्न तो इसी आधार पर होगा, विचारों की प्रासंगिकता। तो जब वर्तमान समय में विचारों की प्रासंगिकता पर होगा, तो फिर जब आप पहले इनको जानते रहेंगे कि महात्मा गांधी का स्वदेशी का क्या दर्शन था, ब्रह्मचर्य का क्या दर्शन था, और सहयोग का क्या दर्शन था, ग्राम स्वराज का क्या दर्शन था, लोकतंत्र पर उनके क्या विचार थे, ईश्वर के प्रति क्या उनकी आस्था थी, कर्म के प्रति क्या उनकी आस्था थी, सत्य के प्रति क्या थी, अहिंसा के प्रति क्या उनका विश्वास था। जब आप उनको अच्छे से जानेंगे तभी आप उनको वर्तमान समय में रिलेट करके लिख पाएंगे। जब भी महापुरुषों पर आधारित प्रश्न होता है तो उसको प्रेजेंट से रिलेट करके ही पूछा जाएगा। तो ये जो होता है ना बड़ा ही अप्लाइड सेक्शन होता है, और यहाँ पर जब तक आप नोट्स नहीं बना लेंगे तब तक कठिनाई होती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है ना कि यदि आप इग्नू का एक बुकलेट आता है, इग्नू के बुकलेट को यदि आप देख लेंगे उसमें दिया ही हुआ है कि भारत के महापुरुषों के विचार, उसको पढ़कर आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और फिर मैं यही कहूंगा कि अनअकैडमी के लेक्चर को देखकर, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया एडुकेटर ने, आप उनके लेक्चर को देखकर अपना नोट्स बना लीजिए तो आपका काम बन जाएगा, पुस्तक पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। और फिर यहाँ पर क्या है कि एक तो व्यक्तित्व, कुछ जो नीति शास्त्र के सिद्धांत हैं तो कुछ सिद्धांत आधारित भी प्रश्न होता है। तो ये सिद्धांत आधारित जो प्रश्न होता है ये तो जब आप पूरी तरीके से इनके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो ये तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसका स्रोत भी डिफाइंड है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से, किसी का नोट्स एकेडमिक एडुकेटर का देख लेंगे, उनका क्लास नोट्स बना लेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो नीति शास्त्र में 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक नीति शास्त्र का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके आधार पर, दूसरा जो व्यक्तित्व आधारित प्रश्न होता है वो, और तीसरा जो प्रश्न होता है यहाँ पर केस स्टडी का होता है, केस स्टडी वाला प्रश्न होता है। तो केस स्टडी वाला जो प्रश्न होता है ये आपको लिखना चाहिए, और इस पर आप अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके विचार क्लियर हैं। इसमें बिल्कुल प्रशासनिक विचारों की मांग की जाती है, कंडीशन दिया रहेगा और कंडीशन के आधार पर आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यदि आप नीति शास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर आप ऐसे केस स्टडी को बहुत इजीली वे में लिख सकते हैं। आपको दे देगा कि यहाँ पर ये कंडीशन है, आप वहाँ के एसडीएम है, ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझाइए।
तो इन तीनों ही सेक्शन में प्रश्न जो लिखने वाला सबसे आसान होता है वो केस स्टडी का होता है। और केस स्टडी वाला जो होते हैं ना 20 प्रश्न यदि होंगे तो आधे प्रश्न तो लगभग केस स्टडी वाले होते हैं। यदि केस स्टडी वाले प्रश्नों को आपने अच्छे से लिख लिया तो फिर आप नीति शास्त्र में किसी को देखते हैं कि 130 140 नंबर तक आता है, उसका रीजन यही होता है क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष को तो बहुत लोग नहीं जानते रहते हैं। क्योंकि पढ़ना है एक साल में, आप यदि 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो 100% तो आप इसको कवर नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि केस स्टडी आधारित प्रश्नों को आपने बेहतर तरीके से लिख दिया है तो फिर आपको नंबर मिल जाएगा। व्यक्तित्व आधारित प्रश्नों को लिख दिया है तो आपको नंबर मिल जाएगा। और कुछ सिद्धांत वाला यदि लिख लिया तो फिर आप 130-40 तक आराम से स्कोर चले जाएंगे। तो यहाँ पर केस स्टडी के लिए तो कोई स्रोत ही नहीं है, क्योंकि केस स्टडी वो क्या पूछेगा नहीं पूछेगा इसके लिए कोई बुक तो हो नहीं सकता है कि मैं आपको बता दूं कि आप इस बुक को पढ़ के केस स्टडी कर जाएंगे। केस स्टडी आप तभी कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, जब आपके विचारों में क्लियरिटी हो। पहला, आपके विचारों में नेशनल इंटीग्रेशन हो, संविधान का पक्ष आपको ध्यान में रखना है, भारत के कानून संविधान का पक्ष, भारत की सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखना है, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को ध्यान में रखना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशासक को कब क्या निर्णय लेना चाहिए वो यहाँ पर केस स्टडी में होता है। तो केस स्टडी का कोई अलग से टॉपिक, कोई बुक नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ये। और यदि आप 2-4 केस स्टडी जो मार्केट में मिलता है उसको लेकर लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, बट ये ऑन टाइम ही आपके सोच पर निर्भर करता है। और वहां पर यही होगा कि आपको जीएस में आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, कितनी अच्छी आपकी सोच है, आप कितना मैच्योर है, आप कितनी मैच्योरिटी दिखाते हैं किसी सब्जेक्ट के प्रति, वो आपका यहाँ पर नंबर दिलाएगा। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मूल बातें क्या है कि निबंध कैसे लिखना, इस पर तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब जो जनरल स्टडीज का आपका ये 4 सेक्शन 4 पेपर हो गया, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रत्येक पेपर को 4 पेपर है तो आप एक साथ नहीं पढ़ें। आप कोशिश करें कि एक पेपर जब कंप्लीट हो जाए, एक पेपर जब कंप्लीट हो जाए तब दूसरे पेपर को उठाएं। दूसरा पेपर जब कंप्लीट हो जाए तब आप फिर तीसरे पेपर को उठाएं। और जब आपका तीसरा पेपर कंप्लीट हो जाए तब फिर आप चौथे पेपर को उठाएं। यदि एक साथ चारों पेपर को पढ़ेंगे कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कभी आप जीएस को कवर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप निर्धारित कर लीजिए, आपके पास स्रोत आइडेंटिफाई है क्योंकि पहले ही बता दिया स्रोत। आप एक निर्धारित कर लीजिए कि हमको 20 दिनों में, एक उदाहरण के लिए 25 दिनों में, जो आपके वर्क की इफिशियंसी उस हिसाब से 20 दिनों में, 25 दिनों में या एक महीने में हमें पहला पेपर कंप्लीट कर लेना है। पहला पेपर कंप्लीट करने का अर्थ है, मेंस का मैं कर रहा हूँ, तो पहला पेपर कंप्लीट करने का अर्थ है कि इसमें आप हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। दूसरा, इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है वो आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का फिर इसी तरीके से ज्योग्राफी का जो इंडिया और वर्ल्ड का सेक्शन है वो आप कंप्लीट करेंगे। और जो सोशल इशू का सेक्शन है वो आप कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक टारगेट निर्धारित कर लेना है कि 4 जो सेक्शन है इसमें, इसको सिलेबस को देखते हुए यूनिट वाइज आप इसको कंप्लीट करें। जब पहला पेपर कंप्लीट हो गया तब आपका यहाँ पर क्या करना है कि जब आपने नोट्स बना लिया तो टॉपिक वाइज आप देखते जाइए कब क्या प्रश्न आया है, उस प्रश्न को भी फॉर्मेटिंग करके लिख लीजिए। पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, टॉपिक देखते हुए, प्रश्न पत्र देखते हुए। और टॉपिक, सिलेबस और प्रश्न पत्र देखते हुए जब आप फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर जाएंगे तो विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न का भी आंसर फॉर्मेटिंग आप करके रख लें, ये आपके लिए बहुत कामदायक। इसी तरीके से सेकंड पेपर का भी करना, जब पहला कंप्लीट हो जाए तो सेकंड पेपर, अब इसमें आपके रुचि पर है कि आप किस पेपर से शुरुआत करते हैं। चौथे से भी कर सकते हैं, तीसरे से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं और पहले से भी कर सकते हैं। ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। तो पहले में ये ध्यान में रखना है कि आप एक साथ चारों नहीं करेंगे, एक कंप्लीट देन आफ्टर दूसरा, दूसरा कंप्लीट देन आफ्टर तीसरा, तीसरा कंप्लीट देन आफ्टर चौथा, चौथा कंप्लीट फिर पहले पर आ जाएंगे, फिर पहला कंप्लीट फिर दूसरा। तो यदि पहली बार में पहला पेपर आपने 25 दिन में कवर किया है तो दूसरी बार में 20 दिन में हो जाएगा। दूसरा पहला कवर करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर तीसरी बार रिपीट कर देंगे, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरीके से यदि साइक्लिक वे में आप 3-4 बार जीएस को इस पार से उस पार कर देंगे तो आप जीएस के बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे।
और तब आप कोई पीटी देने जाएंगे तो आपका पीटी नहीं रुकेगा, आप मेंस देने जाएंगे आपका मेंस नहीं रुकेगा, आप बिल्कुल इंटरव्यू तक तो पहुंचते ही जाएंगे। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि चूंकि आज 1 जनवरी है, तो अभी से लेकर जो है सो आप किस तरीके से ध्यान में, चूंकि जून में इस बार पीटी होना है, तो अभी से लेके यानी कि जनवरी से लेके जून तक आपको कैसे चलना है। तो जनवरी से लेके जून तक आपको चलना है, इसमें आप यह कोशिश कर सकते हैं कि जो आपके पास 2 महीना है, आपकी इसमें कोशिश होनी चाहिए कि जो आपके पास जनवरी है और दूसरा जो आपके पास फरवरी है, इस जनवरी और फरवरी में जो है आप मेंस पर फोकस करें, मेंस प्लस पीटी पर, यानी प्राथमिकता मेंस और थोड़ा सा पीटी को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें आप उन टॉपिक को भी कवर करें और साथ ही इस मेंस और पीटी का अर्थ है कि यहाँ पर आपको एक बार जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा वो इस बीच में एक बार कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऑप्शनल पेपर को एक बार अभी यहाँ नहीं देखा तो फिर फरवरी के बाद आपको ऑप्शनल पेपर देखने का समय मिलेगा नहीं। तो एक बार ऑप्शनल पेपर यहाँ पर अच्छे से जनवरी फरवरी में देख लेना है, मेन से आधारित उसको देख लेने का अर्थ है कि उसको पूरे सिलेबस को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन बैंक देख के, सिलेबस देख के, ताकि आपको लगे कि हाँ ऑप्शनल पेपर पर हमारी अच्छी पकड़ हो गई है और हम इसमें अच्छे नंबर ला सकते। तो एक तो ये ध्यान में रखना है। और मेंस और पीटी की तैयारी में अभी भी जब आप मेंस और पीटी, तो आप मेंस में वैसे सेक्शन को कवर करें जो आपके प्रीलिम्स में भी शामिल है, जैसे कि हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें, मॉडर्न एंशिएंट पढ़ें, पॉलिटी आप पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें जो पीटी मेंस दोनों में है। इसी तरीके से जो है सो आप साइंस पढ़ें, साइंस एंड टेक पढ़ें, ये आप करते जाएं। तो ये आपके लिए क्या होगा ना, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और साइंस एंड टेक जो होता है ना, वो आप देखेंगे पीटी और मेंस में भी बहुत ट्रेडिशनल नहीं आ रहा है, वो करंट आधारित होता है। तो जो थर्ड पेपर आपका जनरल स्टडीज है, उसमें जो मेंस में साइंस एंड टेक शामिल है वो आपका कवर होता जाएगा और आप यहाँ पर कर लेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ये जनवरी फरवरी तक जो है सो आपका एक बार ऑप्शनल पेपर, मेंस का सिलेबस कवर हो जाना चाहिए कुछ, और कुछ कुछ आपका जो पीटी का सेक्शन है वो, तो ये मेंस में वही टॉपिक यहाँ पर हैं जो आपके पीटी में भी है। या एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो छोटे छोटे मेंस वाले सेक्शन है वो आप इन 2 महीने में कवर कर लें। कौन कौन सा कर लें? तो जैसे कि मान लीजिए कि सामाजिक इशू है, सामाजिक मुद्दे हैं, इस पर यदि आप 1 सप्ताह का समय दे देंगे तो सामाजिक मुद्दे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर डायरेक्ट आप इसको अभी अच्छे से कर लिया है तो पीटी के बाद आप इसको देखिए। सामाजिक मुद्दे के बाद आपको क्या कर लेना है कि जैसे सोशल जस्टिस है, यानी कि जो सामाजिक न्याय का क्षेत्र है, वो सामाजिक न्याय वाले टॉपिक को कवर कर ले इस बीच में फरवरी तक। तीसरा आप इसमें आपदा प्रबंधन को कवर कर लें, जो छोटा छोटा सेक्शन है मेंस का, फरवरी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन को कर लें। चौथा आप इसमें आंतरिक सुरक्षा जो है आप उसको कवर कर लें, आंतरिक सुरक्षा को चीजों को कवर कर लें। और आंतरिक सुरक्षा कवर कर लेने के बाद पांचवा आप एक बार क्या करें, नीति शास्त्र का जो आपका सिलेबस है उसको भी एक बार जरूर देख लें। और नीति शास्त्र के बाद छठा आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा, आप उस ऑप्शनल पेपर को भी जरूर देखें। अभी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कुछ पीटी के चीजों को देखते हुए आप इस 6 एरिया को कवर करें जनवरी और फरवरी में। और जब ये 6 एरिया आपका कवर हो जाएगा जनवरी फरवरी में, थोड़ा यदि वो मध्य मार्च तक भी जाता है तो जा सकता है, क्योंकि जब आप ऑप्शनल पेपर पढ़ लेंगे बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। इस सबको जनवरी फरवरी में कंप्लीट करने के बाद क्या कीजिए, आप इसको बाइंड अप करके रख दीजिए। अब इसको अभी छूना नहीं, इसको बाइंड अप करके रख देंगे। और बाइंड अप करके रख देंगे, इस बीच में जो सामाजिक मुद्दे कुछ कुछ थोड़ा सा पीटी का एरिया भी पढ़ते रहेंगे, जो आपको टाइम बचेगा तो कर लेंगे। अब फरवरी निकल गया है तो दूसरा सेक्शन आपके पास कौन कौन सा महीना बच गया, आपके पास बच गया मार्च, प्लस आपके पास बच गया, आपके पास अप्रैल बच गया, प्लस आपके पास मई बच गया, और प्लस आपके पास जून। ये जो लगभग आपके पास 120 दिन है, इसमें आप फुल्ली पीटी पर आ जाइए, पूरी तरीके से पीटी आधारित आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अभी जो 2 महीना है जनवरी फरवरी, इसमें आपकी जो पढ़ाई हो, आप ये कोशिश करें कि आप 70% जो है मेंस वाले सेक्शन को पढ़ें, 70% मेंस पर दें
और अभी भी इस 2 महीना में यानी जनवरी फरवरी के इस 2 महीने में 30% आप पीटी पर जरूर ध्यान रखें। 30% पीटी पर ये आपका होना चाहिए। और जब आप फरवरी पार कर जाए तो बिल्कुल 100% समय आपका पीटी पर हो जाना चाहिए, क्योंकि पीटी में आपका 2 पेपर होगा, सीसैट 1 सीसैट 2, दोनों पर आपको काम करना होगा। क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ यह देखा गया है कि प्रायः वो सीसैट में अभी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जिसके कारण पीटी में हम लोगों का रिजल्ट कम आता है। और यदि हम लोग पीटी ही कम क्वालिफाई करेंगे तो मेंस कम क्वालिफाई करेंगे, इसलिए फाइनल सिलेक्शन तक जाते जाते क्या होता है कि हम लोगों की नंबर काफी संख्या कम हो जाती है। यदि हम यही कम से कम 60-40 का रेशियो कर लेते हैं पीटी में, कि 100 में यदि 60 इंग्लिश वाले आते हैं और 40 हिंदी वाले आ जाए, तो फिर तो रिजल्ट आप देखेंगे कि फाइनल 800 में रिजल्ट में कम से कम 300 हिंदी माध्यम का भी हो जाएगा। तो हमारी कोशिश इस पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी ब्रह्मास्त्र है, जो भी दिव्यास्त्र है, जो भी पाशुपतास्त्र है, ये सब जब हम मेंस में प्रयोग तभी करेंगे जब हम पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए इस एरिया में भी 30% समय और इसके समय पूरे 100% आपको पीटी पर ध्यान दे देना है। अब एक जो मैंने बताया था कि पीटी के रिजल्ट आने तक आपको क्या करना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। जनरली क्या होता है कि जब पीटी होता है तो पीटी से लेके पीटी से मेंस के रिजल्ट तक का, यानी कि पीटी से लेके रिजल्ट तक का जो चरण होता है, जो लगभग ये 1-1.5 महीने का समय होता है, पीटी से रिजल्ट तक का जो चरण होता है ये बड़ा क्रूशियल होता है। यदि आप इस पीटी का जिस दिन आपने एग्जाम दिया और जिस दिन रिजल्ट आता है, इस बीच के समय को जो लगभग आप मान के चलें कि 30 से लेके 35 दिन तक का होता है, 40 दिन का, इस समय को यदि आपने सही तरीके से यूज कर लिया है, सही तरीके से यूज कर लिया है, तो आप मेंस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और यदि इस समय को आपने घूमने फिरने में बिता दिया और अचानक आपका रिजल्ट आ गया, तब फिर आप मेंस में नहीं कर पाएंगे। तो इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जो सिलेबस आपने पीटी से पहले कवर किया था, वो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेना है। जो आपने फरवरी में छोड़ दिया था, वो आपको यहाँ पर रिपीट करना था। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको, चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप पीटी के समय नहीं पढ़े थे, तो पहले पेपर के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। दूसरा यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो सामाजिक मुद्दे आपने देखे पढ़े पढ़े थे फरवरी तक, तो सामाजिक मुद्दे को इस बीच में एक बार रिवीजन कर लेना है। सामाजिक मुद्दे के साथ साथ जो सामाजिक या सोशल जस्टिस कहें या सामाजिक न्याय कहें, सामाजिक न्याय के मुद्दे को एक बार रिवीजन कर लेना है। तीसरा आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपदा प्रबंधन के मुद्दे को रिवीजन कर लेना है। आपदा प्रबंधन के मुद्दे को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि फरवरी से आपने इसको देखा नहीं है। आप चूंकि देखने में आपके पास नोट्स बना होगा, जो आपने बाइंड अप करके रखा था, उसको खोलिए और यहाँ पर देख लीजिए। फिर एक बार आंतरिक सुरक्षा को आपको क्या करना है, रिवीजन कर जाना है। आंतरिक सुरक्षा को रिवीजन कर जाना है। और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ इस विषय में आपको क्या करना है कि ऑप्शनल पेपर को भी रिवीजन कर जाना है। यहाँ पर मैंने पर्यावरण इसलिए नहीं रखा है, क्योंकि पर्यावरण आप पीटी में काफी पढ़ेंगे, और पीटी में पढ़ेंगे तो मेंस में आप उससे आराम से एप्लीकेशन करके लिख लेंगे। तो पीटी का रिजल्ट, पीटी होने से लेके पीटी का रिजल्ट आने तक, इसका एक बार पूरे का जरूर रिवीजन हो जाना चाहिए। और यदि इतना आपने कर लिया है, तो आप बेशक मान के चलिए कि आप मेंस में बहुत अच्छा करेंगे, आपका कलम चलेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जब आप पीटी का रिजल्ट आपका हो गया, तो ये सिलेबस आपका कवर है ही। पीटी जो आपने पूरी तरीके से फरवरी से लेके जून तक पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था, इतिहास भूगोल सभी पढ़ा था, वो आपका काम होगा। तो अब यहाँ पर जो आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय होता है, उस 1.5 महीने में आपको क्या करना है कि जो की एरिया लगता है आपका, जो यहाँ पर हमको फोकस करने की जरूरत है, तो उस की सेक्शन का चॉइस कीजिए अपने पसंद के हिसाब से। यानी कि जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा कमजोर एरिया रह गया है, वहां पर काम कीजिए। निबंध लेखन पर काम कीजिए, डेली लिखने का प्रयास करना चाहिए, ये भी लेखन का बेहतर एरिया होता है, इस समय आप लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपके लिए मेंस क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। यदि आपने ये 30 दिन वैसे घूमने फिरने में बिता दिया, उसके बाद यदि आपका रिजल्ट आ भी गया, तो फिर आप मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल डेफिनिट है, श्योर है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, समय आपको बर्बाद नहीं करना है। यदि आप सीरियस तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को नव वर्ष का पहला दिन था, नए तरीके से आपको शुरुआत करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि एक रणनीतिक सेशन आपके पास ला के रख दूँ कि आपको मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। फाइनल में यही कहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आंसर राइटिंग आपको अधिक से अधिक करना है, सिलेबस को नज़र में रखना है, क्वेश्चन बैंक को नज़र में रखना है और उसके आधार पर जब आप अपना प्रिपरेशन करेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा और अगले लेक्चर में मैं 2021 की पीटी जो बाकी बचे हुए समय है, जनवरी से लेके जून तक का, उसमें मैंने खाका तो बता ही दिया कि जनवरी-फरवरी तक आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या, लेकिन पीटी की तैयारी कैसे करना है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन-किन चीज़ों पर फोकस करना है, वो हम एक सेशन लेके आएँगे 2021 के लिए। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है जीएस का, तो आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें। तो यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आप जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लेंगे, उसमें भी यदि आप 12 मंथ का लें, 24 मंथ का लें और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर का भी लेंगे तो उसमें मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शंकर वाईटी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार फिर से नव वर्ष की सभी को अनंत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे कि सभी की जो मनोकामना है इस नए वर्ष में पूरी हो और उसमें हम लोगों से जो सहयोग मिलेगा वो हम लोग आपके साथ तैयार हैं और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।